योगी आदित्यनाथ जी कृपया शपथ ग्रहण करने का कष्ट करें। मैं आदित्यनाथ योगी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। 25 करोड़ की जनसंख्या वाले उत्तर प्रदेश में आज से 5 साल पहले जब ये आवाज गूंजी थी, तब देश ही नहीं विदेशी मीडिया भी स्तब्ध था। सवाल था इतने बड़े राज्य की बागडोर नाथपंथी साधु के हाथों में। अखबार और टीवी चैनल्स योगी की हिस्ट्री खंगाल रहे थे। वॉशिंगटन पोस्ट ने लिखा, मोदी की पार्टी ने कट्टर हिंदू राष्ट्रवादी योगी आदित्यनाथ को सबसे बड़े राज्य की जिम्मेदारी सौंप दी। वहीं न्यूयॉर्क टाइम्स दक्षिण एशिया के ब्यूरो चीफ एलन बेरी ने अपने लेख की हेडलाइन दी थी, भारतीय राजनीति की ओर बढ़ते उग्रवादी हिंदू मंदिर के मुखिया। योगी आदित्यनाथ की लोकप्रियता, या यूं कह ले कि उनके कट्टर हिंदुत्ववादी छवि को समझने के लिए हमें उस मठ को जानना होगा जहां से उनका उदय हुआ। राप्ती किनारे की बसावट, चमत्कारिक और रहस्यमयी गुरु गोरक्षनाथ की धरती गोरखपुर, वही नगरी जिसे हम मुख्यमंत्री के गृह जिले के नाम से भी जानते हैं। यहाँ मौजूद नाथ समुदाय की सदियों पुरानी धरोहर गोरखनाथ मंदिर का अपना इतिहास है। कभी इस मंदिर को यवनों और मुगलों ने कई बार ध्वस्त करने की कोशिश की थी, लेकिन हर बार इसका पुनर्निर्माण कराया गया। आज इस मंदिर में यूपी, बिहार, नेपाल और आसपास के राज्यों से लोग शिव अवतारी कहे जाने वाले गोरखनाथ के दर्शन के लिए पहुंचते हैं। गोरखनाथ मंदिर नाथ परंपरा के पहले गुरु और संस्थापक मच्छेंद्र नाथ की तपस्या स्थली है। मंदिर का नाम गुरु गोरखनाथ के नाम पर रखा गया, जिन्होंने मच्छेंद्र नाथ से तपस्या का ज्ञान लिया था। गुरु शिष्य ने मिलकर देश भर में योग का खूब प्रचार प्रसार किया था। अब कौन है गोरखनाथ, और अच्छे से जान लेते हैं। शंकराचार्य के बाद गुरु गोरखनाथ को भारत का सबसे बड़ा संत माना जाता है। गोरखनाथ की परंपरा में ही आगे चलकर कबीर, गजानन महाराज, रामदेवराज, तेजाजी महाराज, शिरडी के साईं बाबा आदि संत हुए। गुरु गोरखनाथ के प्रतिनिधि के रूप में सम्मानित संत को महंत की उपाधि दी जाती है। मंदिर के पहले महंत श्री वर्धनाथ कहे जाते हैं, जो गुरु गोरखनाथ के ही शिष्य थे। इसके बाद गोरखनाथ मंदिर में 19 महंत हुए। फिलहाल योगी आदित्यनाथ गोरखनाथ पीठ के महंत हैं। 52 एकड़ में फैले गोरखनाथ मंदिर की भी अपनी खूबियां हैं। गोरखनाथ मठ के अधीन महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद से जुड़े 44 कॉलेजेस में कई कोर्सेज की पढ़ाई होती है। यहाँ संपूर्णानंद संस्कृत यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड संस्कृत कॉलेज में 300 बच्चे पढ़ाई करते हैं। बच्चों के रहने पढ़ने की जिम्मेदारी मठ पर है। इसके अलावा गोरक्षनाथ आयुर्वेदिक कॉलेज और दिग्विजयनाथ आयुर्वेदिक हॉस्पिटल में नेपाल, बिहार और आसपास के जिलों से लोग कम फीस में बेहतर इलाज के लिए आते हैं। दिन में 2 बार यहाँ भंडारा होता है ताकि कोई भी भूखा ना लौटे। परिसर में गौशाला भी है, जिसमें 400 गाय मौजूद हैं। जनता दरबार या योगी से मिलने आने वाले लोगों को प्रसाद के तौर पर शुद्ध दूध की लस्सी दी जाती है। फ्री योगा क्लासेस का भी इंतजाम है। यहाँ अक्सर योगा कैंप भी लगाए जाते हैं। योग साधना में लीन इन महंतों को क्यों राजनीति की ओर रुख करना पड़ा? गोरखपुर की राजनीति की धुरी गोरखनाथ मंदिर की सियासी शुरुआत 1967 से शुरू हुई थी। उस दौरान मंदिर के महंत राष्ट्रवादी हिंदू सामाजिक कार्यकर्ता और गांधी विरोधी दिग्विजयनाथ थे। हिंदू राष्ट्रवादी और सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर गोरखनाथ मठ के महंत दिग्विजयनाथ ने अपनी राजनीतिक सफर की शुरुआत कांग्रेस से की थी, लेकिन गांधी विचारधारा के विपरीत होने के कारण हिंदू महासभा से जुड़ गए। 1967 में गोरखपुर से दूसरी लोकसभा चुनाव में उन्होंने 4,27,000 वोट के मार्जिन से कांग्रेस के एसएल सक्सेना को हराया था। मठ के पहले महंत होने के साथ गोरखपुर के सांसद निर्वाचित हुए। दिग्विजयनाथ 1935 से 1969 तक पीठाधीश्वर रहे और इसी बीच देश की प्रमुख घटनाएं हुई। आजादी के लिए आंदोलन,
देश की आज़ादी और विभाजन, महात्मा गांधी की हत्या और फिर अयोध्या मामला। कहा जाता है कि इन चारों ही घटनाओं में गोरक्षपीठ और महंत दिग्विजयनाथ का नाम प्रमुखता से जुड़ा मिलता है। गोरक्षपीठाधीश्वर महंत दिग्विजयनाथ ने अवैधनाथ को पूरी दीक्षा देकर अपना शिष्य और उत्तराधिकारी बना दिया। इस बीच विभाजन की मांग जोर पकड़ रही थी और सांप्रदायिक दंगे भी बढ़ रहे थे। ऐसे में महंत अवैधनाथ को गोरखनाथ मंदिर की व्यवस्था संभालने के अलावा खुद को राष्ट्रीय आंदोलन में समर्पित करने का भी अवसर मिला। मठ में हजारों योगी थे, लेकिन उन्होंने योगी आदित्यनाथ को ही अपना उत्तराधिकारी क्यों चुना होगा? इसके पीछे तर्क दिया जाता है कि अवैधनाथ भी देवभूमि से थे। नाथ समुदाय से जुड़ने से पहले वह कृपाल मोहन सिंह बिष्ट थे। आदित्यनाथ के पिता रिश्ते में अवैधनाथ के मामा के बेटे थे। इस तरह वे आदित्यनाथ के चाचा हुए। उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल के पंचूर गांव में जन्मे अजय मोहन सिंह बिष्ट गवर्नमेंट पीजी कॉलेज कोटद्वार से ग्रेजुएट हैं। इसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए पंडित ललित मोहन शर्मा गवर्नमेंट पीजी कॉलेज ऋषिकेश आए। इस दौरान श्री राम जन्मभूमि आंदोलन की ओर झुकाव और महंत अवैधनाथ से मिलना जुलना बढ़ने लगा। अवैधनाथ की इच्छा थी कि अजय उनके शिष्य बनकर मठ से जुड़े। तबीयत बिगड़ने पर यही इच्छा और प्रबल होती गई। आखिरकार 1993 में अजय बिष्ट घर परिवार पढ़ाई छोड़कर गोरखपुर पहुंच गए। इधर परिवार में किसी को अंदाजा भी नहीं था कि उनका बेटा अब सांसारिक बंधनों से मुक्त होने की राह पर है। 1994 में बसंत पंचमी के दिन रीति रिवाज से नाथ पंथ को अपनाकर अजय मोहन सिंह बिष्ट अब योगी आदित्यनाथ बन चुके थे। गोरखनाथ मठ में मौजूद जनता दरबार ऑफिस में मोबाइल रिंग, टाइपराइटर की आवाज और कई पत्र इस बात की खुद ब खुद गवाही देते हैं कि प्रशासनिक कार्यवाही से थक हार कर आई जनता को यकीन होता है कि वह जनता दरबार से खाली नहीं लौटेगी। फिलहाल मठ में जनता दरबार का कार्यभार सीएम योगी के करीबी द्वारका प्रसाद तिवारी के हाथों में है, लेकिन जब भी योगी गोरखपुर आते हैं तो वह खुद लोगों की परेशानियां सुनते हैं। खास बात यह है कि इस दरबार में धर्म और जाति के परे सभी समुदाय के लोग पहुंचते हैं। मुख्यमंत्री पद तक पहुंचने के बाद भी योगी 5 कालिदास मार्ग लखनऊ में जनता दरबार लगाते रहते हैं। गोरखपुर में योगी आदित्यनाथ का दबदबा आप ऐसे समझ सकते हैं कि 2013 में अमित शाह के गोरखपुर दौरे के दौरान स्थानीय विपक्षी कार्यकर्ताओं ने उनके काफिले को घेरने की कोशिश की थी। कोई खास सिक्योरिटी न होने के बाद शाह ने योगी आदित्यनाथ से मदद मांगी। कुछ ही देर बाद हिंदू युवा वाहिनी के कार्यकर्ताओं ने वहां पहुंचकर रास्ता खाली करा दिया। ऐसा माना जाता है कि हिंदू युवा वाहिनी को टिकट देने के लिए योगी बीजेपी पर दबाव भी बनाते रहे। योगी से जुड़ा एक और प्रख्यात किस्सा है 2007 का। 2007 में गोरखपुर शहर में मुहर्रम जुलूस के दौरान कुछ शोहदों ने हिंदू लड़कियों पर छीटाकशी की थी। इस दौरान राजकुमार अग्रहरी नाम का युवक बीच बचाव के लिए आया। शोहदों ने उसे बेरहमी से पीटा। राजकुमार की हालत इतनी गंभीर थी कि योगी तक खबर पहुंचते ही प्रशासन भी सचेत हो गया। यही नहीं, जिला मजिस्ट्रेट ने योगी को घटनास्थल पर जाने से भी मना कर दिया। प्रशासन को डर था योगी की दखल अंदाजी से मामला और भी जोर पकड़ सकता था। गंभीर चोट लगने के कारण राजकुमार अग्रहरी की मौत हो गई। योगी खुद को रोक नहीं पाए और घटनास्थल पर धरने पर पहुंच गए। तत्कालीन समाजवादी सरकार इस घटना को तूल देने के पक्ष में बिल्कुल भी नहीं थी, लेकिन उन्हें यह पता था कि योगी शांत नहीं बैठने वाले, इसलिए शहर में कर्फ्यू लगा दिया गया। माना जाता है कि योगी आदित्यनाथ को गिरफ्तार करने के लिए तत्कालीन सरकार की ये सोची समझी साजिश थी, एक प्लान था। बाद में ठीक हुआ भी वैसा ही। योगी ने धारा 144 का उल्लंघन किया। आखिरकार योगी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस गोरखनाथ मंदिर पहुंची। मंदिर के बाहर सड़कों पर स्थानीय लोग लेटकर जोर जोर से नारे लगा रहे थे। पुलिस को रास्ता साफ कराने में बल का भी प्रयोग करना पड़ा। 2 किलोमीटर रास्ते को कवर करने में पुलिस को 8 घंटे का समय लगा। उस दिन
मठ के साधु की ताकत दुनिया के सामने आई थी। गोरखनाथ मंदिर के बारे में बताया जाए और गंगा जमुनी तहजीब का जिक्र ना हो तो बात पूरी नहीं होती। मोहम्मद यासीन 1997 से मठ से जुड़े हुए हैं। मंदिर में निर्माण कार्य आज भी इन्हीं की देखरेख में होता है। परिसर में दुकान चलाने वाली मुस्लिम अजीजुन्निसा पिछले 35 सालों से दुकान चला रही हैं। मंदिर के अंदर दुकानों और अन्य कामों के जरिए कई मुस्लिम परिवार अपनी रोजी रोटी कमाते हैं। परिसर के गौशाला में 400 गायों की देखभाल मान मोहम्मद करते हैं। गोरक्षपीठ की छत्र छाया में योगी आदित्यनाथ ने 1998 के बाद से लगातार गोरखपुर में 5 बार चुनाव जीता। 26 साल की उम्र में सबसे युवा लोकसभा सदस्य से लेकर उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी तक लोग उन्हें बीजेपी का फायर ब्रांड नेता कहते हैं। इसी तरह देवभूमि से मुख्यमंत्रियों की सूची में गोविंद बल्लभ पंत, हेमवती नंदन बहुगुणा, नारायण दत्त तिवारी के साथ एक नाम योगी आदित्यनाथ भी जुड़ा है और लगातार दूसरी बार देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री निर्वाचित हुए हैं योगी आदित्यनाथ। धन्यवाद।